हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास में आपको बताने वाले हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके माध्यम से ना हम व्यवसाय की चीजों को भी समझेंगे थोड़ा सा, और व्यवसाय में इसका योगदान क्या है, आइए समझते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स होता है डेप्रिशिएट करना किसी चीज को, यानी उसकी वैल्यू को कम करना, प्राइस को कम करना, या किसी चीज में कमी। ठीक है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज में होने वाली कमी। तो इसके हिसाब से देखें तो व्यवसाय की बात करते हैं, क्योंकि हम सीए में बिजनेस अकाउंट्स पढ़ते हैं। सीए में हमारा जो अकाउंट्स है उसको कहा जाता है बिजनेस अकाउंट। तो बिजनेस में इस अकाउंट की वैल्यू क्या है, इस चीज पर भी फोकस करना पड़ेगा। बिजनेस में इसकी क्या आवश्यकता है। आप लोगों ने ट्वेल्थ वगैरह में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, 11th में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का काम होता है व्यवसाय में हमें ये बताना कि जो हमारी फिक्स असेट्स हैं उनमें कितना कितना गिरावट आता जा रहा है ईयरली अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मैं मानूं तो आप दो एग्जांपल्स ले लीजिए। मेरा एक फ्रेंड है आयुष। ठीक है। उसने ना 11th में जो बुक खरीदी थी वो स्कूल लेकर गया और उसके टीचर ने मना कर दिया कि भैया ये किताब नहीं चलेगी। तो क्या वो उस दुकान पे जाके उसको रिफंड करेगा। मान लीजिए 10 दिन बाद जाता भी है। ठीक है। आलसी है तो 10 दिन बाद जाएगा। तो क्या वो टीचर उस किताब को उसी सेम प्राइस पे वापस लेगा? नहीं लेगा। वो शॉपकीपर उस किताब को उतने प्राइस पे वापस नहीं लेगा। कहेगा इसकी जो वैल्यू है ना वो डेप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है। हम लोग भी इसका यूज करते हैं। हम लोग बिजनेसमैन नहीं है बट इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि पुरानी किताब खरीद लीजिए। बच्चों से क्या कहेंगे कि अपने से बड़े जो नेक्स्ट क्लास में गए बच्चे, उनकी जो ओल्ड बुक है उसको यूज करके इस ईयर आप क्या करो, कुछ किताबें पुरानी ले लो, कुछ किताबें नहीं ले लो। तो इसमें इसका क्या यूज हुआ? इसमें यूज ये हुआ कि वो जो किताबें बच्चा लेगा वो हाफ प्राइस पे होगी। इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। वो डेप्रिशिएशन का रूल लगा उसमें, जिसकी वजह से बुक्स जो है वो डेप्रिशिएट हो गई। इसका यूज क्या होता है फिक्स असेट्स के लिए। हम कंपनी में इसका क्या यूज है ये देखते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक व्यवसाय में कुछ स्थायी संपत्तियां होती है, फिक्स असेट्स होती है। फिक्स असेट्स मतलब हो गया हमारा फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीजें। बिल्डिंग भी आती है फिक्स असेट्स में, पर बिल्डिंग को लेके कुछ डेरिवेशन है। हम उसको रखते तो हैं इसमें, बट बिल्डिंग इसका पार्ट नहीं हो सकता डेप्रिसिएशन का। बिकॉज बिल्डिंग और जो ये प्लांट्स वगैरह होते हैं, या कह सकते हैं भूमि वगैरह होती है, ये सारा क्या है, ये फिक्स असेट्स में आएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन वैल्यू में जब आता है तो डेप्रिशिएट ना होना मतलब जो भूमि का प्राइस है वो गिरता नहीं है, वो अप होता रहता है। तो इसलिए हम इसे डेप्रिसिएशन की डेरिवेशन मान सकते हैं, अपवाद मान सकते हैं। आइए जानते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ स्थायी संपत्ति यानी फिक्स असेट्स का निरंतर प्रयोग करने पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, निरंतर प्रयोग करने पर व्यवसायिक कार्यों में इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। और जो निरंतर कमी आती है वही हराश कहलाती है। हराश मीन्स होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। हराश कहलाती है। इतना समझ में आया? दूसरे शब्दों में समझें, यानी सरल भाषा में देखें तो स्थायी संपत्ति के मूल्य को इसके उपयोगी जीवन काल में बांटने की प्रक्रिया हराश कहलाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है। परिभाषा देखिए इसकी। ये विलियम पिकल के द्वारा दी गई परिभाषा है, जिसमें कहा गया है मूल्य हराश संपत्ति के गुण, मात्रा अथवा मूल्य में स्थायी तथा निरंतर होने वाली कमी को ही क्या कहते हैं, हराश कहते हैं। मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। क्या कहते हैं? हराश कहते हैं। हराश मीन्स होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। मूल्य का हराश। ठीक है। मान लेंगे वही चीज है ना, डेप्रिसिएशन। अब देखिए, इतना तो हो गया। अब इसके कारण के और विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करें। इससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आप इसको जब इंटरमीडिएट में लगाए होंगे या फर्स्ट ईयर में लगाए होंगे, तो इसमें क्या था, हम 2 से 3 स्ट्रेट लाइन मेथड और एक जो है डाउन मेथड है, डाउन पेमेंट मेथड, उन दोनों का यूज करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लगभग लगभग 5 से 8 मेथड्स का यूज करेंगे। मेनली 5 मेथड्स का तो यूज करेंगे ही, लेकिन न्यूमेरिकल जानने से पहले इस इंट्रोडक्शन सेशन में हम इसके बारे में सारी थियोरिकल चीजों को जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी विशेषताओं से। आइए जानते हैं डेप्रिसिएशन की विशेषताओं को। तो सबसे पहली विशेषता क्या कह रही है, ह्रास का नियम जो है, यानी डेप्रिसिएशन का जो अर्थ है, नियम अर्थ
किसी स्थायी संपत्ति भूमि को छोड़कर, मैं इस चीज को मेंशन कर चुका हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लैंड को छोड़कर हम क्या करेंगे, लैंड को छोड़कर बाकी सारी फिक्स एसेट्स के बारे में जानेंगे के मूल्य में कमी से। दूसरा क्या कह रहा है, ह्रास गैर नगद व्यय है। जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट बनता है या इसमें जो भी अमाउंट की वैल्यूज होती हैं, इनका आदान प्रदान बाहर नहीं होता है। कभी भी फर्म से कोई भी ट्रांजैक्शन एज अ डेप्रिशिएट वैल्यू नहीं जा सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है इसका प्रयोग केवल स्थायी संपत्तियों के लिए होता है। बिल्कुल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिक्स एसेट्स के लिए होता है, बट लैंड को छोड़कर, लैंड के अलावा जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं उन पर हम इसको लगा सकते हैं। फोर्थ वैल्यू क्या कह रही है, ह्रास एक शून्य शून्य और निरंतर होने वाली प्रक्रिया। शून्य शून्य मतलब होता है धीरे धीरे और निरंतर, ठीक है, धीरे धीरे और निरंतर होने वाली प्रक्रिया या रेगुलरली होने वाली प्रक्रिया है, ऐसा कह सकते हैं। और ह्रास लगाना संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल, डेप्रिसिएशन से हम ये नहीं आंक सकते कि संपत्ति का जो प्रॉपर प्राइस है वो क्या होगा। हमने 2 लाख रुपए की कार ली, वो डेप्रिशिएट होकर कम हो गई, मुझे क्या पता भाई कार कितने की थी। ऑलराइट, तो हम उसकी करंट वैल्यू नहीं नाप सकते उस वैल्यू से। मैं अगर उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू को माप रहा हूं तो हम क्या नहीं कर सकते, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते भाई कि ये इतने की है तो अब इसको हम इतने में बेचेंगे। डेप्रिशिएट वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट निकालना जो कि उसके प्रयोग में लाने की वजह से घट गई है, उसकी करंट वैल्यू को जानना कि इस चीज की वैल्यू क्या है, नॉट रिवैल्यूएट करना उसको, उसका रिवैल्यूएशन नहीं करना है हमें, उसकी सिर्फ वैल्यू को जानना है कि हाँ, मतलब मान लो कि बुक बहुत ज्यादा फटी है और 4 दिन पुरानी है, तो क्या हम उसको डेप्रिशिएट कर पाएंगे अच्छे से? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम चीजों की तुलना नहीं करते, उसका वैल्यूएशन नहीं करते, हम उस चीज की वैल्यू को जानने की कोशिश करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि जो इसकी फिक्स वैल्यू है उसी में हम चीज को सोल्ड करेंगे या जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है। आगे हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे कि डेप्रिसिएशन को लगाया क्यों जाता है, उसके कौन कौन से मुख्य कारण है। आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण क्या है, मुख्य कारण निरंतर प्रयोग से। क्या होता है कि चीजों को हम यूज करते रहते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो प्राइस है वो गिर जाता है। सबसे प्रमुख कारण और सबसे नॉर्मल यही। सेकंड क्या है, समय व्यतीत होने से। भाई मैंने अभी आपको एक बुक का एग्जांपल दिया था ना, मैं 10 दिन तक अपने पास एक किताब रख लेता हूँ तो उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समय बीत गया ना, मैंने अपने पास 10 दिन तक रख लिया उसको, तो इसलिए उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। अब क्या है, अप्रचलन। कोई चीज है जिसको लोग नहीं खरीद रहे, पसंद नहीं कर रहे, प्रचलन नहीं है उसका, तो उस चीज की वैल्यू भी कम हो जाती है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मिंत्रा वाले, जो मिंत्रा कंपनी ना, उसने एक ऑफर निकाला। ऑफर कुछ ऐसा है कि भैया उसने अपने जो चलन में प्रोडक्ट नहीं थे, यानी प्रचलन में नहीं थे, उन प्रोडक्ट्स को उसने अज्यूम किया, लगाया कि भैया इन पर मैं ना एक कूपन दे रहा हूँ आपको, उसको अप्लाई करिए और 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब कोई कंपनी अपना लॉस तो कराएगी नहीं, है ना। उनके प्राइस में भी बढ़ोतरी कर दी गई और किया ये गया कि उन्हीं को शो किया गया, और कूपन, अब कंज्यूमर भाई ज्यादा सोचता ही नहीं है, उसने सोचा 50% का मुझे मिल ही रहा है ऑफ, कूपन लगाया, उसमें 50% ऑफ हो गया, और वही कपड़े जो प्रचलन में नहीं थे वही कंज्यूमर को पकड़ा दिए गए। इसमें दिमाग किसका? कंपनी का। और भाई कंज्यूमर जो नहीं खरीद रहा था, कंपनी ने उसके हाथ में वही थमा दिया, वो भी एज अ प्राइस जितने में था, प्रॉफिटेबल प्राइस में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती। बाजार मूल्य में कमी। किसी चीज, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्या है, बाजार मूल्य, ठीक है, यानी मार्केट प्राइस में कमी है, तो भी क्या हो सकता है, डेप्रिशिएट वैल्यू लग सकती है। और रिक्तता, रिक्तता की जो कारण है, ये मुख्यतः खाद्य पदार्थ जैसे तेल वगैरह है, इनके लिए यूज होता है, तो इनके जो भी खत्म होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको भी डेप्रिशिएट मानते हैं। लास्ट क्या, दुर्घटना के कारण। मान लो आप एक मशीन लेकर आए, तो ट्रांसपोर्ट के समय आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें एक जिम्मेदारी ये होती है पोर्ट में, ठीक है, कि आपका सामान अगर टूट जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई पोर्ट ऑफिसर होगा, है ना, पोर्ट ऑफिसर होगा। ये पोर्ट रूल होता है
कि आप जब उसको सामान दोगे वहां से वहां तक पहुंचाने का जिम्मेदारी किसकी होती है? पोर्ट ऑफिसर की होती है। तो ये अगर दुर्घटना हो जाएगा तो उस सामान की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। इस वैल्यू को बचाने के लिए ही तो हम पोर्ट ऑफिसर को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जिससे हमारा सामान क्या है, टूटे नहीं। भाई लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के सामान आते हैं, है ना? तो इसलिए पोर्ट ऑफिसर्स को ये जिम्मा दिया जाता है, या जो भी शिप्स वगैरह क्रूज वगैरह होती है उनके पास ही जिम्मा होता है। तो हम समझ चुके हैं इसको। अब आगे में हम क्या, इनकी कुछ विधियों के 5 विधि हैं उनके बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। जानते हैं इनकी विधियों के बारे में। विधि के बारे में जाने तो ये 5 जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहला सीधा रेखा पद्धति यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन मेथड, एन्युटी और ह्रास-क्रोश बीमा पॉलिसी यानी इंश्योरेंस मेथड। इन सब जो हैं वो मेन है, लेकिन हमारे पास 22 मेथड्स हैं जिसमें से मेन ये 5 करने हैं। इन 5 के बेसिस पर ही हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। जो मेनली है ना, वो इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन का है। इन दोनों के जो है मिक्स क्वेश्चन लगाइए, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है एग्जाम के लिए, मुख्यतः फाउंडेशन के लिए। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको लगाने की आवश्यकता क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं।